की दुनिया है जहां लड़के और लड़कियों का रेशियो सीधा 1:1000 है। क्या इतने में ही तुम्हारी हो गई? मुझे जाने दो। मर्दों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए एनकरेज करने के लिए कानून ने छूट दी है कि हर आदमी 10 वाइफ्स और 50 कॉन्क्यूबाइंस रख सकता है। वाइफ्स को लड़के के साथ सिविल सिस्टम में ऑफिशियली रजिस्टर करना पड़ता है और एक लीगली बाइंडिंग मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है। वहीं कॉन्क्यूबाइंस को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, बस दोनों को एक कोहैबिटेशन अग्रीमेंट साइन करना होता है। कानून के मुताबिक हर आदमी 10 ऑफिशियल वाइफ्स और 50 कॉन्क्यूबाइंस रख सकता है। मैं पहले क्या ही बेकार जिंदगी जी रहा था। मुझे 10 लड़के लाकर दो, क्या पत्नी चाहिए? मेरी बेटी 28 साल की है, फॉरेन रिटर्न एलीट है और उसकी ईयरली सैलरी 5 मिलियन है। बस तुम एक बार हाँ बोल दो, हाई सिटी में एक घर और साथ में 3 मिलियन का दहेज तुरंत तुम्हारे पास आ जाएगा। सु वान रू की खूबसूरती मेरी पिछली जिंदगी में कम से कम 10 मिलियन फॉलोअर्स वाली किसी टॉप टियर इन्फ्लुएंसर जैसी है। लाइव स्ट्रीम पर 1 मिलियन डोनेट करने के बाद भी शायद ही कोई उससे ऑफलाइन मिल पाता। लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट है। लड़के और लड़कियों का रेशियो गिरकर 1:1000 के डरावने लेवल तक पहुंच गया है। सारे लड़के अब वीआईपी बन चुके हैं और आम लड़कियों की पहुंच से बिल्कुल बाहर हैं। अगर किसी लड़की को शादी करनी है तो उसके परिवार को कम से कम 2 मिलियन से ज्यादा का दहेज तैयार रखना पड़ता है। तुम काफी हैंडसम दिखते हो तो तुम्हारी डिमांड्स हाई होना नॉर्मल सी बात है। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें हुआंगपो रिवर के किनारे एक अपग्रेडेड किया हुआ घर दूंगी और शादी के दिन सीधा पॉर्श 911 की चाबी तुम्हारे हाथों में दूंगी। कैसा रहेगा? बस तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस रोज घर पर बैठकर गेम खेलना। अगर मेरी बेटी ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे और कोर्ट तो उसे बिल्कुल भी नहीं बख्शेगा। जब से मर्दों की गिनती कम हुई है, गवर्नमेंट ने मेल राइट्स प्रोटेक्शन लॉ लागू कर दिया है। इस लॉ के आर्टिकल 27 के हिसाब से शादी के बाद अगर लड़की मर्द को मेंटल स्ट्रेस देती है, जिसमें ऊंची आवाज में बात करना या कोल्ड वॉर जैसी चीजें शामिल हैं, तो साबित होने पर उसे कम से कम 15 दिन की जेल हो सकती है। गवर्नमेंट मुझे रोज 5 खूबसूरत, टैलेंटेड और स्वीट नेचर वाली सिंगल लड़कियों की प्रोफाइल भेजती है। अगर मुझे शादी करनी होती तो मैं कब का कर चुका होता। मुझे तुम्हारे रिकमेंडेशंस की जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर तुम यहां से नहीं गई तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा कि तुम मुझे हरास कर रही हो। अरे बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस थोड़ी टेंस हूँ। आजकल लड़कियों के बीच कंपटीशन का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर मेरी बेटी की शादी अभी नहीं हुई तो मुझे लगता है वो जिंदगी भर किसी आदमी को छू भी नहीं पाएगी। उनके रोने की आवाज ने पार्क में मौजूद बाकी आंटियों का ध्यान खींच लिया। जैसे ही उन्हें पता चला कि यहाँ एक आजाद सिंगल लड़का खड़ा है, उन्होंने पलक झपकते ही मुझे चारों तरफ से घेर लिया। अरे बेटा, जरा मेरी बेटी को देखो, वो 18 साल की है, बिल्कुल फ्रेश और खूबसूरत। उसे तो अभी से किंग बे यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन भी मिल गया है। किंग बे यूनिवर्सिटी गई भाड़ में। इतने हैंडसम लड़के के लिए मैं अपनी बेटी की तरफ से 100 मिलियन दूंगी। उस पैसे का वैसे भी क्या काम, इंसान जिंदगी में बस आराम और मजा ढूंढता है। मेरी बेटी से शादी करो और एक लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय करो। मेरे सामने चल रहा यह सारा ड्रामा मेरे दिमाग का दही कर रहा था, इसलिए मैंने अपना फोन उठाया और पुलिस को कॉल करने की एक्टिंग की। हेलो, क्या यह पुलिस स्टेशन है? मुझे पीपल्स पार्क में औरतों के एक झुंड ने घेर लिया है। जेल जाने के डर से सारी आंटीज वहां से तुरंत भाग खड़ी हुईं। बस वो पहली वाली हाई सिटी की आंटी वहीं खड़ी लगातार बकबक कर रही थी। बेटा, प्लीज मेरी बच्ची के बारे में एक बार सोच लो। मैं तुम्हारे ऑफिशियल वाइफ की पोजीशन की डिमांड भी नहीं करूंगी। बस तुम मेरी बेटी को अपने नाम के साथ एक कॉन्क्यूबाइन बनाकर रख लो। क्या ये ठीक है? सिस्टम से नोटिफिकेशन आया। कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने मेनी वाइव्स मेनी ब्लेसिंग्स सिस्टम को सक्सेसफुली बाइंड कर लिया है। अब बस पत्नी बनाकर लाओ और बदले में एंडलेस दौलत और ओपी एबिलिटीज पाओ। कृपया 3 दिन के अंदर अपनी पहली पत्नी बनाएं। इसके रिवॉर्ड्स बहुत ही मैसिव होंगे। इस दुनिया में 25 साल बिताने के बाद सिस्टम आखिरकार तुम आ ही गए। मैंने पूछा, क्या मैरिज पवेलियन ऐप पर कॉन्क्यूबाइन बनाना भी शादी करने में गिना जाएगा? हाँ, बिल्कुल गिना जाएगा। जब तक वो लड़की होस्ट के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में है और उसे ऑफिशियली रजिस्टर किया गया है, उसे पत्नी ही माना जाएगा। मैंने उस आंटी से कहा, तुम्हारी हालत देखकर मुझे तुम पर तरस आ रहा है। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी को अपनी कॉन्क्यूबाइन बनाने के लिए मान जाता हूँ। बेटा, तुम तो मेरे लिए भगवान बनकर आए हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि अपनी बेटी की शादी के टेंशन में मेरे रोज कितने बाल झड़ रहे थे। मैं अभी तुरंत तुम्हारे अकाउंट में 5 मिलियन का दहेज ट्रांसफर करती हूँ, ताकि तुम्हें मेरी सिंसेरिटी पर कोई शक ना रहे। बस 1 मिनट बाद ही मुझे नोटिफिकेशन आ गया, एली पे में 5 मिलियन क्रेडिट हो चुके हैं। आंटी ने कहा, आजकल फाइनेंशियल मॉनिटरिंग काफी स्ट्रिक्ट है, इसलिए मैंने रिमार्क्स में दहेज लिख दिया है। तुम प्लीज माइंड मत करना। वैसे मैंने अभी तक तुम्हें अपने परिवार के बारे में नहीं बताया। मेरा सरनेम शू है। वानरो के पापा की 3 साल पहले ओवरवर्क करने की वजह से मौत हो गई थी। लेकिन बेटा, तुम टेंशन मत लो, ऐसी चीज तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं होगी। मैंने तुरंत जवाब दिया, अरे कैसी बातें कर रही हो, मैं बिल्कुल फिट हूं, मेरी उम्र अभी बस 25 साल है। शू आंटी ने कहा, पिछले 3 सालों में मैंने चाइनीज मेडिसिन को बहुत गहराई से पढ़ा है और ट्रीटमेंट के मामले में मुझे काफी एक्सपीरियंस हो गया है।
तुम बस आराम से एंजॉय करना। और हाँ बेटा, मेरा ख्वांगपू रिवर वाला घर बस यहीं आगे है, हम वहाँ चलकर भी जा सकते हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरा वो घर टॉमसन रिवियरा जितना शानदार तो नहीं है, लेकिन वहाँ से रिवर का फर्स्ट क्लास व्यू मिलता है। वो 180 स्क्वायर मीटर बड़ा है और जब मैंने उसे खरीदा था तब उसकी कीमत 20 मिलियन थी। बाद में अगर तुम अपनी मेन वाइफ को भी वहाँ लाकर रखना चाहो तो आराम से रख सकते हो। वैसे तो मैं अब रिटायर हो चुकी हूँ, लेकिन अभी भी कंपनीज के लिए कंसल्टेंट के तौर पर काम करके पैसे कमा सकती हूँ। मुझे अचानक से इंटरनेट की वो लाइन याद आ गई कि 60 के बाद तो असली मेहनत शुरू होती है। मैंने कहा, आंटी आप भी ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, काम के साथ आराम भी बहुत ज़रूरी है। आप रिटायर होने के बाद वापस काम कर रही हैं तो अब आपको इंश्योरेंस के बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे। ऐसे में बीमार पड़ने पर बहुत भारी खर्चा हो सकता है। आंटी ने कहा, बेटा इस घर को शादी के लिए फिर से रेनोवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने जानबूझकर यहाँ पहले शिफ्ट नहीं किया। ये सब वानरू ने अकेले मैनेज किया है। मैं अपनी बेटी की तारीफों के पुल नहीं बांध रही हूँ, सच में वो बहुत कमाल की है। बचपन से ही मेरी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग की वजह से वो घर के कामों से लेकर बाहर के कामों तक सब कुछ परफेक्टली संभाल सकती है और तुम्हारे लिए जमकर पैसा भी छाप सकती है। मैंने पूछा, तुम्हारी बेटी कब आ रही है? मेरी अभी तक उससे कोई मुलाकात नहीं हुई है। अरे, मेरा भी दिमाग सठिया गया है, मैं तो उसे इन्फॉर्म करना ही भूल गई। बेटा, मैं अभी वानरू को कॉल करती हूँ और उसे अपना सारा काम छोड़कर तुरंत तुमसे मिलने आने को कहती हूँ। दूसरी तरफ वानरू ऑफिस में परेशान थी क्योंकि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन को उससे पहले पति मिल गया था और अब वो उसकी बॉस बन बैठी थी। काम में वो वानरू को हरा नहीं सकती थी, इसलिए अब वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे दबाने की कोशिश कर रही थी। तभी शू आंटी का कॉल गया। बेटा, तुम जल्दी से घर आ जाओ, मैंने तुम्हारा 5 मिलियन का दहेज भी उसे ट्रांसफर कर दिया है। अगर तुम आने में और लेट करोगी तो ये लड़का परेशान हो जाएगा और ये पैसे भी वापस नहीं मिलने वाले। वानरू पहले से ही प्रमोशन ना मिलने की वजह से फ्रस्ट्रेट थी और अब उसकी माँ ने बिना उससे पूछे किसी अनजान को इतने पैसे दे दिए। उसने चिढ़कर कहा, 5 मिलियन का दहेज? मैंने तो अभी तक उस इंसान की शक्ल तक नहीं देखी है। आप बिना मेरी मर्जी के किसी को दहेज कैसे दे सकती हैं? अगर मुझे वो लड़का पसंद नहीं आया तो आप जल्दी से उसे वहीं रोक कर रखिए, मैं खुद आकर इस माल की क्वालिटी चेक करूंगी। आंटी बड़बड़ाई, अरे लड़की, क्या तू मुझे अपनी बाकी की जिंदगी जेल में सड़ते हुए देखना चाहती है? आधा घंटा हो चुका है, ये पागल लड़की अभी तक क्यों नहीं आई? कहीं ये ब्यूटी पार्लर में स्पा करवाने तो नहीं चली गई? तभी दरवाजे से आवाज आई, माँ, कहाँ है वो आदमी जिसे आपने मेरे लिए 5 मिलियन में खरीदा है? आंटी ने मेरी तरफ इशारा किया, वो वहां बैठा है, क्या तुम सेटिस्फाइड हो? मुझे देखते ही वानरू पूरी तरह फ्लैट हो गई। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, माँ, मुझे अचानक से पोलर बेर का मीट खाने का मन कर रहा है। आप जल्दी से अंटार्कटिका का चक्कर लगा कर आइए, ये लीजिए मेरा कार्ड, जितना चाहे स्वाइप कीजिए। तभी पड़ोस की आंटी सूंघते हुए आई, तुम्हारे घर में कोई आदमी आया है क्या? हवा में किसी मर्द की पसीने की खुशबू आ रही है। शू आंटी टेंशन में आ गई कि कहीं सामने वाली ओल्ड सॉन्ग फैमिली की छोटी बेटी, जो काफी क्यूट और अमीर है, मुझे उनसे छीन न ले। शू आंटी ने बात पलटते हुए कहा, अरे नहीं, ऐसा कहाँ, मेरी बेटी की अभी अभी एक शादी की बात टूट गई है, बस उसी वजह से वो घर पर रो रही है। पड़ोसन ने ताना मारा, हाँ ये भी सही है, तुम्हारी बेटी अब 28 साल की हो गई है, उसके लिए लड़का ढूंढना कोई आसान काम थोड़ी है। मैंने वानरू से सीधा पूछा, तुम्हारी माँ ने अभी मुझसे बात की थी कि तुम मेरी कॉन्क्यूबाइन बनोगी, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? सच कहूं तो सू वानरू जैसी लड़की को ऑफिशियल वाइफ की पोजीशन ना देना उसके साथ नाइंसाफी है, लेकिन अगर मैंने तुरंत उसे वाइफ बना लिया तो आगे इंटरनेट पर खुलकर खेलने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करना होगा। वानरू ने शर्माते हुए कहा, मुझे मंजूर है, बस पता नहीं आपकी बाकी की पत्नियां मुझे एक्सेप्ट करेंगी या नहीं। उसे लगा कि चूंकि जियांग चैन उसे कॉन्क्यूबाइन बना रहा है तो पक्का मैंने पहले ही 10 पत्नियां रख ली होंगी। मैंने साफ किया, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, तुम ही सबसे पहली हो, तो अगर तुम तैयार हो तो मैं मैरिज पवेलियन ऐप पर तुम्हें ऐड कर लेता हूँ। वानरू ने मन ही मन सोचा, इतना हैंडसम लड़का और अभी तक सिंगल है, इसका मतलब मैं कोई कॉन्क्यूबाइन नहीं बल्कि इसकी मेन वाइफ बनने वाली हूँ। अगर मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दूं तो देर सवेर प्रमोट होकर जियांग चैन की ऑफिशियल मेन वाइफ तो बन ही जाऊंगी। ऐप पर मेरी तरफ से प्रोसेस बहुत ही सिंपल था, लेकिन लड़कियों के लिए ये बहुत झंझट वाला काम है। सू वानरू को सिर्फ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं करनी थी, बल्कि उसे ये भी सीखना था कि शादी के बाद पति की देखभाल कैसे करनी है। अगर उसने एग्जाम में एक भी गलत जवाब दिया तो वो मेरी कॉन्क्यूबाइन बनने का मौका हमेशा के लिए खो देगी। मैंने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम लड़कियों के लिए प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स होता है। मुझे लगा बस अग्री पर क्लिक करने से काम हो जाएगा। मैंने भी पहली बार कॉन्क्यूबाइन बनाई है, इसलिए मुझे इस प्रोसेस का कोई आइडिया नहीं था। वानरू ने सफाई दी, आजकल ऐसी बहुत सी मतलबी औरतें हैं जो शादी के बाद पूरी तरह से बदल जाती हैं। वो पूरा दिन बस घर की साफ सफाई में लगी रहती हैं और उन्हें अपने पति के पैर दबाने या मसाज करने की कोई परवाह नहीं होती। इसलिए अच्छा है कि गवर्नमेंट हमारे लिए इतने स्ट्रिक्ट रूल्स रखती है। 1:1000 के इस जेंडर रेशियो में सिर्फ घर का काम जानने वाली औरतें सच में आउट ऑफ ट्रेंड हो चुकी हैं। मैंने पूछा, इसमें और कितना टाइम लगेगा? वानरू बोली, अगर स्पीड अच्छी रही तो 50 मिनट, वरना 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा।
मैंने उसे याद दिलाया। क्या कॉन्क्यूबाइन बनने के लिए 2 लाख लॉन्ग कॉइन्स को सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर देकर एग्जाम स्किप करने का ऑप्शन नहीं होता? तुम पहले डिपॉजिट पे कर दो, बाकी चीजें हम बाद में देख लेंगे। वानरू को लगा कि जियांग चेन उसकी परवाह कर रहा है और नहीं चाहता कि वो इस फालतू एग्जाम में अपना टाइम वेस्ट करे। उसने दिल में कसम खाई, मैं बाद में अकेले में इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़ूंगी ताकि मेरे पति को कभी मुझसे कोई शिकायत ना हो। तभी सिस्टम का मैसेज आया, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने सू वानरू को सक्सेसफुली अपनी कॉन्क्यूबाइन बना लिया है। रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं। सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि सू वानरू की खूबसूरती बहुत ही आउटस्टैंडिंग है और वो एक्सट्रीम टियर लेवल की है। मैंने चौंक कर कहा, तुम ये क्या कर रही हो? वानरू मेरे करीब आई और गहरी सांस लेते हुए बोली, क्या ये एक असली मर्द की खुशबू है? मुझे ये बहुत पसंद आई। अभी तो बस 15 मिनट ही हुए थे। क्या ये शू आंटी वापस आ गईं? वो तो एंटार्क्टिका पेंगुइन खरीदने गई थी ना? दरवाजा खोलते ही वानरू ने पूछा, क्या आप लोग मुझे ढूंढ रहे थे? बाहर पुलिस खड़ी थी। ऑफिसर ने कड़क आवाज में कहा, हम तुम्हें नहीं तो क्या तुम्हारे आदमी को ढूंढने आए हैं? बाहर खड़े होकर बात करना ठीक नहीं होगा, हमें अंदर आने दो। तुमने अभी जो कोहैबिटेशन एग्रीमेंट साइन किया है, हमें कानून के हिसाब से उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। पुलिस ऑफिसर मुझे देखकर हैरान रह गई। क्या आप मिस्टर जियांग चेन हैं? उसने मन में सोचा, वाह, ऐसा सदी का सबसे हैंडसम और परफेक्ट आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। उसने मुस्कुराकर कहा, आपको खड़े होने की जरूरत नहीं है, आप बैठिए। हम बस यहाँ कुछ बेसिक सवाल पूछने आए हैं। मैंने अभी तक अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। मैं हुआंगपो डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन की चीफ हूँ और मेरा नाम लियू यान है। मैंने मन में सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस को लग रहा है कि मैंने करोड़ों का दहेज लिया है और वो मुझे लेक्चर देने आए हैं। लियू यान ने वानरू की तरफ सख्त नजरों से देखा और पूछा, मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुमने मिस्टर जियांग को डराया, धमकाया या उन्हें लालच देकर ये कोहैबिटेशन एग्रीमेंट साइन करने पर मजबूर किया है? तुम्हारी उम्र 28 साल हो चुकी है और तुम दिखने में भी काफी एवरेज हो, तो तुम किसी बुढ़े से शादी क्यों नहीं कर लेती? मिस्टर जियांग हमारे देश, हमारे शहर और हमारे डिस्ट्रिक्ट के सबसे बेहतरीन मर्दों में से एक हैं। तुम्हारी क्या औकात जो तुम इनकी बराबरी कर सको? फिर लियू यान बड़ी ही सॉफ्ट आवाज में मुझसे बोली, मिस्टर जियांग, क्या सू वालों ने आपको किसी भी तरह से फोर्स करके ये एग्रीमेंट साइन करवाया है? अगर आपको खुलकर बोलने में कोई अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो आप बस अपनी आंखें झपका सकते हैं। हम आपके लिए देश की सबसे प्रोफेशनल लीगल टीम हायर करेंगे ताकि ड्रैगन कंट्री के एक हाई क्वालिटी मेल होने के नाते आपके सारे राइट्स प्रोटेक्ट किए जा सकें। शू आंटी जो अभी वापस आई थी, उसने मन में सोचा, सत्यानाश, पक्का मेरी बेटी ने इतने सालों से किसी आदमी को नहीं देखा था तो उसने जल्दबाजी में जोर जबरदस्ती कर ली होगी। अब तो गए काम से। हे भगवान, मैंने उसे इतना अच्छा लड़का ढूंढ कर दिया था, वो बस और थोड़ा कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई? आंटी हड़बड़ाते हुए बोली, पुलिस मैडम, हमारी फैमिली बहुत शरीफ है, मेरे दादाजी ने तो जंग में दुश्मनों को भी मारा है। तभी पड़ोसन सॉन्ग आंटी भी मजे लेने वहां पहुंच गई। उसने ताना मारते हुए कहा, अरे, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बेटी की शादी टूट गई है, तो अपनी कमी सुधारने के बजाय तुम लोग एक मासूम लड़के के साथ जबरदस्ती करने पर उतर आए। सच कहा है किसी ने, जैसी माँ वैसी बेटी। शू आंटी का पारा चढ़ गया। बहुत दिन हो गए थे किसी के बाल नोचे हुए। देखते हैं मेरे नाखून अभी भी इस चुड़ैल का मुंह नोचने के लायक हैं या नहीं। सॉन्ग आंटी चिल्लाई, बस बहुत हो गया। पुलिस मैडम, आप खुद देख लीजिए, जिस घर में ऐसी माँ हो वहां की बेटी कितनी संस्कारी हो सकती है। सॉन्ग आंटी ने मेरी तरफ देखा और हक्की बक्की रह गई। वाह, ये लड़का तो सच में बहुत हैंडसम है। पुलिस ने माहौल शांत करते हुए कहा, हमें शक है कि तुम्हारी बेटी ने मिस्टर जियांग को मैनिपुलेट करके एग्रीमेंट साइन करवाया है। हम बस इसी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अगर ये सब म्यूचुअल कंसेंट से हुआ है तो हम अभी यहाँ से चले जाएंगे। सॉन्ग आंटी ने फिर से जहर उगला। जरा इसके कपड़े तो देखो, ऐसी फालतू ड्रेस में ये इतने हैंडसम लड़के के साथ कैसे जच सकती है? पता नहीं सज धज कर किसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल बकवास। अभी हाल ही में मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि आजकल के लड़कों का 25 साल से बड़ी लड़कियों के लिए इंटरेस्ट रेट गिरकर सिर्फ 20% रह गया है। सॉन्ग आंटी ने पुलिस से कहा, पुलिस मैडम, पक्का इसी ने इस बेचारे हैंडसम लड़के को फंसाया है। आप प्लीज इसकी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कीजिए, ऐसे मुजरिमों को बिल्कुल खुला मत छोड़िए। मैंने बीच बचाव करते हुए कहा, ऑफिसर, सू वानरू और मेरे बीच जो भी हुआ है वो पूरी तरह से म्यूचुअल है। मैं अपनी मर्जी से उसके रिश्ते में आया हूं। सॉन्ग आंटी ने मुझे टोकते हुए कहा, अरे हैंडसम, मुझे तो लगता है कि पहले तुम्हें किसी टॉप हॉस्पिटल में जाकर अपनी आंखों का चेकअप करवाना चाहिए। लियू यान ने वानरू से पूछा, जियांग चेन के साथ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है? वानरू ने झिझकते हुए जवाब दिया, पति और कॉन्क्यूबाइन का। लियू यान ने अगला सवाल दागा, तो मिस वानरू, तुम्हारा दहेज कितना था? वानरू ने डरते हुए कहा, 5 मिलियन। मैंने मन में सोचा, आखिर बात मुझ तक आ ही गई। किसी से 5 मिलियन का भारी भरकम दहेज लेने के जुर्म में कहीं मुझे सच में जेल न हो जाए। लियू यान ने मुंह बनाते हुए कहा, इतने आउटस्टैंडिंग लड़के के लिए सिर्फ 5 मिलियन का दहेज? तुम क्या उसे भिखारी समझकर भीख दे रही हो? पिछले हफ्ते चायकुन नाम के एक आइडल को 500 मिलियन का दहेज मिला था और मेरे लुक्स उस चायकुन नाम के आइडल को आराम से धूल चटा सकते हैं, फिर भी मुझे सिर्फ 5 मिलियन का दहेज मिला।
सच में मेरे साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी हुई है। लियू यान ने फटकार लगाते हुए कहा, तुम लोग हुआंगपू रिवर के सामने इतने बड़े लग्जरी फ्लैट में रहते हो और मिस्टर जियांग को तुमने सिर्फ 5 मिलियन दिए। तुम माँ बेटी को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती। मुझे समझ आ गया था कि ये पुलिस वाले यहाँ दहेज लेने के खिलाफ लेक्चर देने नहीं आए थे, बल्कि ये तो वो फरिश्ते थे जो मेरी असली कीमत समझकर मुझे इंसाफ दिला रहे थे। वान राव ने सफाई दी, मुझे इन सब बातों का कोई आइडिया नहीं था, ये सब मेरी माँ ने तय किया था। लियू यान ने सियू आंटी की तरफ देखकर ताना मारा, ओहो, तो आप थीं जो पीछे से जबरदस्ती शादी करवा रही थीं। सियू आंटी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, ऑफिसर मैडम, मेरी बेटी 28 साल की हो गई है और आज तक वो किसी रिलेशनशिप में नहीं रही। एक माँ होने के नाते मुझे उसकी बहुत चिंता सताती थी। रोज रोज बैठकर टेंशन लेने से तो कुछ होने वाला नहीं था, इसलिए मैं खुद पार्क में जाकर कुछ अच्छे दिखने वाले लड़कों को अपनी बेटी की प्रोफाइल दिखाने लगी थी। लेकिन मैं कसम खाकर कहती हूं, मैंने कभी किसी लड़के को हरास नहीं किया। लियू यान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो बिना मारे ही अपना जुर्म कबूल कर रही हो। मिस्टर जियांग, क्या ये सच कह रही हैं? क्या इसने आपके साथ कोई जबरदस्ती की थी? अगर सियू शियू मेई ने आपके साथ जबरदस्ती की है तो इसे माँ बेटी का जॉइंट क्राइम माना जाएगा और फिर पेनल्टी के तौर पर इनकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त हो सकती है। सॉन्ग आंटी बीच में कूद पड़ी, बिल्कुल जबरदस्ती की होगी। ये सियू शियू मेई हमेशा से ऐसी ही घटिया चालें चलती आई है। मैंने तुरंत कहा, नहीं, मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई है। सियू आंटी ने मुझसे पूरे 1 मीटर का डिस्टेंस बनाया रखा था और मुझे बस अपनी बेटी का प्रोफाइल कार्ड दिखाया था। और सच कहूं तो सू वान राव की फोटो देखते ही मैं पहली नजर में उस पर फिदा हो गया था। लियू यान ने सांस छोड़ते हुए कहा, मिस्टर जियांग, मुझे लगता है आपको सच में एक बार हॉस्पिटल जाकर अपनी आंखों का चेकअप करवाना चाहिए। दहेज के मामले में ये लोग बिल्कुल भी स्टैंडर्ड्स मीट नहीं करते। लियू यान ने वान राव से कहा, अगर तुम्हारा दहेज सिर्फ इतना सा है तो मेरी मानो तुम शादी करने का ख्याल ही छोड़ दो। वान राव ने तुरंत घबराकर कहा, नहीं, मैं अपने पति को दहेज में 15 मिलियन और देने के लिए तैयार हूं और इसके साथ ही मैं ये घर भी पूरी तरह से इनके नाम कर दूंगी। अगर कल को ये मुझे छोड़ना भी चाहें या फिर मैं एक अच्छी पत्नी बनने में फेल हो जाऊं तो मैं इस घर पर कभी कोई हक नहीं जताऊंगी और मैं अभी इसी वक्त प्री नप्चुअल अग्रीमेंट साइन करने के लिए तैयार हूं। सियू आंटी ने पहले मुझसे कहा था कि घर हम दोनों के बीच आधा आधा बटेगा, लेकिन अब सू वान राव ने इस प्राइम लोकेशन वाला पूरा का पूरा लग्जरी फ्लैट सीधा मेरे नाम कर दिया था, जिसकी टोटल वैल्यू कम से कम 60 मिलियन के करीब थी। लियू यान ने सिर हिलाया, हाँ, अब जाकर बात कुछ सही लग रही है। वैसे मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं, तुम यहाँ सिर्फ एक कॉन्क्यूबाइन हो, इसलिए लीगल टर्म्स में इसे प्री नप्चुअल एग्रीमेंट नहीं कहा जाएगा, इसे वॉलंटरी गिफ्ट माना जाएगा। मैंने मन में सोचा, ये कोई वर्जन T0 का कैरेक्टर नहीं है, ये तो सीधा कुथुलू लेवल का अनडिफाइंड बॉस है। वान रू ने तुरंत हामी भरी, हाँ, मैं अपनी पूरी मर्जी से ये घर अपने पति को गिफ्ट कर रही हूँ, क्या आपको ये मंजूर है? लियो यान ने मेरी तरफ देखा और बोली, अगर आपको ये ऑफर पसंद नहीं है तो आप मना कर सकते हैं। एक फ्रेंडली एडवाइस दूं, डेस्टिनी 520 ऐप पर आपको रोजाना जो लड़कियां रेकमेंड की जाती हैं उनमें से हर एक लड़की सू वान रू से कहीं ज्यादा बड़ा दहेज देने के लिए तैयार होगी। सू वान रू ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया। वो खुद से नफरत कर रही थी कि उसने जिंदगी में और ज्यादा मेहनत क्यों नहीं की ताकि वो मुझे एक भारी भरकम दहेज दे सके। मैंने थोड़ा नाटक करते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया और सोचा, ये प्यार का बुखार सच में इंसान को पागल कर देता है। जब सू वान रू ने देखा कि मैंने बिना झिझके उसे चुन लिया है तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। शियू आंटी ने सोचा, इतना हैंडसम, टैलेंटेड और ऊपर से पैसों का बिल्कुल भी लालची नहीं, ऐसा दामाद ढूंढने से भी कहाँ मिलेगा। ये तो सपने में भी सोचना मुश्किल था और आज मेरे सामने हकीकत में ऐसा हो रहा था। लियू यान में एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, सच में असल जिंदगी फिल्मों से भी ज्यादा ड्रामेटिक होती है। ठीक है, तो सू वान रू का इंटरोगेशन यहीं खत्म होता है। अब मैं मिस्टर जैंग से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। मैंने सीधे बैठकर खुद को तैयार किया। मेरी जिंदगी में ये पहला मौका था जब पुलिस मुझसे पूछताछ कर रही थी, इसलिए मैं थोड़ा नर्वस फील कर रहा था। लियू यान ने पूछा, आपका वीचैट आईडी क्या है? सू वान रू को पूरा शक हो गया था कि लियू यान उसके आदमी पर डोरे डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन डर के मारे वो अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल पाई। मैंने बिना कोई नखरे किए अपना फोन निकाला और अपनी वीचैट आईडी लियू यान को दिखा दी। लियू यान आईडी देखते हुए अपने नोटपैड पर कुछ लिखने की एक्टिंग करने लगी। अजीब बात यह थी कि उसका पेन तो चल रहा था लेकिन कागज पर कोई इंक नहीं छप रही थी। दरअसल लियू यान ने चुपचाप मेरे 16 डिजिट के वीचैट आईडी को अपने दिमाग में रट लिया था। इसके बाद वो वहां से जाने के लिए तैयार हो गई। चलिए, अब हम आप लोगों को और डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मेरी दुआ है कि आप दोनों की जिंदगी में हमेशा मिठास बनी रहे और जल्द ही आपके घर कोई खुशखबरी आए। जैसे ही दरवाजा खुला, बाहर से एक जोरदार आउच की आवाज आई। ये और कोई नहीं बल्कि सॉन्ग शुफैन आंटी थी जो छुपकर हमारी बातें सुन रही थीं। शिव आंटी ने ताना मारा, लो जी, आ गई एक और चुड़ैल जिसे कोई मर्द घास नहीं डालता।
ये सुनते ही पुलिस वालों के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो सब एक साथ शिव शिव मई को घूरने लगे। सबने मन में सोचा, तुम्हें गाली देनी है तो किसी एक को दो ना, हम सबको बीच में क्यों घसीट रही हो। सोंग शुफेन गाली सुनने के बाद भी गुस्सा नहीं हुई। उसने सीधा शिव शिव मई को पलटकर जवाब दिया, तुम ये मत भूलो कि मेरी बेटी तुम्हारी बेटी से पूरे 10 साल छोटी है। देखना आने वाले टाइम में तुम्हारी बेटी का आदमी पक्का। जू शू में को याद आया कि कैसे इसी औरत की वजह से उसकी जवानी बर्बाद हुई थी और अब ये उसके दामाद को भी छीनने की फिराक में थी। बिना कुछ सोचे उसने सीधा एक जोरदार तमाचा सोंग शुफेन के गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ पड़ते ही सोंग शुफेन भी लड़ने के लिए तैयार हो गई। लिू यान ने अपने ऑफिसर से कहा, तुम लोग यहीं रुककर इस मामले को सुलझाओ, मुझे पुलिस स्टेशन में कुछ काम है। लिू यान मन में सोच रही थी, अगर जियांग चैन जैसा लड़का सू वान रू को पसंद कर सकता है तो इसका मतलब मेरे पास भी पूरा चांस है। आजकल ऐसे प्यार में अंधे होने वाले लड़के आसानी से नहीं मिलते। यूजर डज नॉट एग्जिस्ट, प्लीज चेक द इंफॉर्मेशन एंड ट्राई अगेन। लिू यान ने फोन देखते हुए कहा, कहीं मैं कैपिटल आई और 1 के बीच कंफ्यूज तो नहीं हो गई, मैं एक बार फिर से ट्राई करती हूँ। लिू यान ने लाल आंखों के साथ 99 बार ट्राई किया और आखिरकार हार मान ली। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, उफ, आजकल के मर्द सच में बहुत चालाक हो गए हैं। और इधर घर के अंदर सू वानरू अपनी माँ को लड़ता हुआ छोड़कर सीधे मेरे पास आई और बड़े प्यार से बोली, पतिदेव, आपको भूख लगी होगी ना, मैं अभी आपके लिए खाना बनाती हूँ। उसे अपनी माँ की मदद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने चुपचाप जमीन पर गिरे हुए सी फूड को उठाया और किचन की तरफ बढ़ गई। जू आंटी लड़ते हुए चिल्लाई, बिल्कुल सही वानरू, तुम्हें यही करना चाहिए। शादी के बाद हमेशा अपने पति को पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए, तभी जिंदगी में खुशियां और शांति बनी रहती हैं। और देखो जरा, हमारा दामाद कितना सीधा है, वो बाहर जाकर पैसे उड़ाने की बजाय घर पर बैठकर खाना खा रहा है। सोंग आंटी ने लड़ते हुए मुझसे कहा, बेटा तुम मेरे घर क्यों नहीं आ जाते, मेरी बेटी। तभी पुलिस वाले ने दोनों को अलग करते हुए डांटा, बस करो तुम दोनों, तुम्हारा रोज का आमना सामना है, और भी बहुत सारे लड़के हैं दुनिया में, थोड़ा ब्रॉड माइंडेड बनो। अगर तुम लोग ऐसे ही लड़ते रहे तो तुम दोनों को ही जेल जाना पड़ेगा। पुलिस की इतनी स्ट्रिक्ट वार्निंग के बाद भी दोनों औरतें पीछे हटने को तैयार नहीं थी। सोंग शुफेन लड़ाई में कमजोर जरूर पड़ रही थी, लेकिन उसे इसमें बड़ा मजा आ रहा था। वही बात हो गई, खेलना भी नहीं आता और खेलना भी है। वहीं दूसरी तरफ जू शू में ही अपनी पुरानी दुश्मनी का पूरा बदला ले रही थी। वो उसे इस बेदर्दी से कूट रही थी कि देखकर ही मजा आ जाए। पुलिस वाले ने थककर मुझसे कहा, मिस्टर जियांग, क्या आप प्लीज इन्हें समझाएंगे? अभी आपकी बात का इन पर ज्यादा असर होगा। मैंने सिर हिलाकर हाँ कह दिया। आखिर ये सारा तमाशा मेरे ही वजह से शुरू हुआ था। मैं चुपचाप सोंग शुफेन के पीछे गया और उसके दोनों हाथ पीछे से कसकर पकड़ लिए। फिर मैं सुलह कराने की एक्टिंग करते हुए चिल्लाया, मत लड़ो प्लीज, अब दोनों लड़ना बंद कीजिए। लेकिन असल में मैं अपनी होने वाली सास को मारने का पूरा मौका दे रहा था। थोड़ी देर पहले तक सास का पलड़ा भारी तो था, लेकिन सोंग शुफेन भी बीच बीच में उसे नाखून मार रही थी। मेरे इस तरह से उसे लॉक करने से सोंग शुफेन के सारे वीक पॉइंट्स जू शू में के सामने खुले थे। जू शू में दुनियादारी में माहिर थी। वो तुरंत समझ गई कि उसका दामाद क्या कर रहा है और उसने बिना टाइम वेस्ट किए दनादन मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। उधर बेचारी सोंग शुफेन इतनी भोली थी कि उसे लगा मैं सच में लड़ाई रोकने आया हूं। वो मुझे दिलासा देने लगी और इसी बीच उसके चेहरे पर 2-4 थप्पड़ और छप गए। पुलिस वाले ने अपना सिर पीटते हुए कहा, इससे अच्छा तो मैं तुम्हें बुलाता ही नहीं, तुमने तो माहौल और भी खराब कर दिया। किचन से सू वॉन राव अपने पति को अपनी मां की साइड लेते हुए देखकर मुस्कुराने लगी और उसका दिल प्यार से और भी ज्यादा भर गया। पहले वो टेंशन में थी कि कहीं लड़ाई में उसकी मां को ज्यादा चोट ना लग जाए या उनके चेहरे पर खरोच ना आ जाए, लेकिन मेरे इस तरह लड़ाई रोकने के तरीके ने उसकी सारी टेंशन खत्म कर दी। सच कहा है, घर में एक मर्द का होना किसी खजाने से कम नहीं है। उसे लगने लगा कि 20 मिलियन का दहेज भी मेरे लिए बहुत कम था। अब उसे लगा कि वो किसी महंगी गाड़ी से ही इस कमी को पूरा कर सकती है। उसने सोचा, मैंने सुना है लड़कों को पोर्श 911 बहुत पसंद आती है। उसका एक लग्जरी वर्जन भी है और वो ज्यादा महंगा भी नहीं है, सिर्फ 7 मिलियन के करीब है। मुझे अपने पति के लिए वो गाड़ी जरूर खरीदनी चाहिए। ये तय करने के बाद सू वॉन राव सब्जियां लेकर वापस किचन में जाने लगी, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसने मुझसे मेरी पसंद नापसंद तो पूछी ही नहीं। वो तुरंत वापस पलटी और अपनी आवाज को एकदम मीठा और क्यूट बनाते हुए बोली, पतिदेव, क्या आपको कोई चीज खाने से एलर्जी है? मैंने जवाब दिया, मैं खाने के मामले में नखरे नहीं करता। उसने फिर पूछा, तो क्या आपको सिचुअन, लू, कैंटनीज या हुई क्विजीन में से कुछ खास पसंद है? सच कहूं तो मुझे नहीं पता था कि इन सब डिशेस में क्या फर्क होता है। मेरे लिए खाना या तो अच्छा होता था या बुरा। मैंने कहा, जो भी अच्छा लगे बना लो, मैं सब खा लूंगा, तुम अपने हिसाब से देख लो। मेरी बात सुनकर सू वॉन राव खुशी खुशी सारा सामान लेकर किचन में चली गई। अब उसे किसी बात की टेंशन नहीं थी। और घर के बाहर हॉलवे में ये लड़ाई तब तक चलती रही जब तक एक्सयू शू में के हाथ थक कर चूर नहीं हो गए।
पुलिस वालों को भेजने के बाद जब मैं घर लौटा तो देखा कि किचन में सू वॉन राव मेरे लिए पूरी लगन से सी फूड सूप बना रही थी। लिविंग रूम में एक्स आंटी मेरी बहुत खातिरदारी कर रही थी। दामाद जी, आप तब तक कुछ फल खाइए, मैं किचन में वॉन राव की मदद करके आती हूँ। आंटी ने कहा, आप आराम से सिगरेट पीजिए, हमारे घर में सॉफ्ट चुंघवा सिगरेट के इतने पैकेट्स पड़े हैं कि खत्म ही नहीं होंगे। जब वॉन राव के पापा जिंदा थे तब मैंने उनका अटेंशन पाने के लिए ये सब स्टॉक करके रखा था। और शराब में आप क्या लेना पसंद करेंगे? 60 ईयर ओल्ड माउताई या फिर रोमनी कॉन्टी? यू में आज न सिर्फ अपनी बेटी के लिए एक परफेक्ट दामाद ढूंढने में कामयाब हुई थी, बल्कि उसने अपनी सालों पुरानी खुन्नस भी निकाल ली थी। वो इतनी खुश थी जैसे हवा में उड़ रही हो, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पड़ोस में सोंग शूफेन ने अपना बदला लेने का प्लान तैयार करना शुरू कर दिया था। फ्लैट 2502 में सोंग यूतांग ने अपनी माँ का सूजा हुआ चेहरा देखकर हैरानी से पूछा, माँ, आपके चेहरे को ये क्या हो गया? यूतांग को वर्कआउट करते समय एयरफोन लगाने की आदत थी, इसलिए बाहर क्या तमाशा हुआ उसे कुछ पता नहीं चला था। माँ ने चिढ़कर कहा, तुम मेरी चोट को छोड़ो, तुम्हें पड़ोस की सू वॉन राव के बारे में पता है? यूतांग ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ पता है, वही पड़ोस वाली बूढ़ी औरत जिसे कोई घास नहीं डालता। माँ ने कहा, आज उसकी शादी हो गई है और उसका आदमी 1.9 मीटर लंबा है और दिखने में भी हद से ज्यादा हैंडसम है। यूतांग के होश उड़ गए, क्या ऐसा नहीं हो सकता? शो सू मे और सोंग शोफेन की दुश्मनी बहुत कामयाबी के साथ उनकी अगली जनरेशन में भी ट्रांसफर हो गई थी। बचपन से ही दोनों लड़कियों का एक दूसरे से कंपैरिजन किया जाता था, तो जाहिर सी बात है कि दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए जलन और नफरत भरी हुई थी। माँ ने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो जाकर बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज देख लो, वो लड़का तुम्हारे फेवरेट सुपरस्टार से कम 5 गुना ज्यादा हैंडसम है। यूतांग को लगा जैसे आसमान टूटकर उसके सिर पर गिर गया हो। वो जानती थी कि उसकी माँ कभी उससे झूठ नहीं बोलती। उसे लगा कि इस बार वो पूरी तरह से हार गई है। अपनी माँ का आदमी छीने जाने का बदला वो शायद इस जन्म में कभी नहीं ले पाएगी। वो हमेशा से सू वानरू को अपना सबसे बड़ा कंपेटिटर मानती आई थी। वो हर चीज में उससे आगे निकलना चाहती थी, उससे ज्यादा बड़े फिगर, उससे ज्यादा कर्वी बॉडी। हाइट में वो उसे हरा नहीं सकती थी, इसलिए उसने अपने क्यूट और इनोसेंट लुक्स को अपना हथियार बना लिया था। यूतांग को लगता था कि ओवरऑल देखा जाए तो वो और सू वानरू एकदम 50-50 की टक्कर पर हैं। लेकिन अब जब सू वानरू को एक ऐसा आजाद लड़का मिल गया था जो दिखने में किसी आइडल से भी ज्यादा शानदार था, तो यूतांग को अपनी हार बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। उसकी माँ ने उसे भड़काते हुए कहा, क्या तुम इतनी आसानी से हार मान लोगी? क्या तुम उसका आदमी उससे छीनना नहीं चाहती? यूतांग की आंखें चमक उठीं। सही कहा, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? मैं सू वानरू से पूरे 10 साल छोटी हूं, तो जाहिर है कि लड़के मुझे ज्यादा पसंद करेंगे। अगर वो हैंडसम लड़का उसे पसंद कर सकता है तो वो मुझ पर भी जरूर फिदा हो जाएगा। बिल्कुल, मैं सोंग यूतांग इस दुनिया की सबसे हॉट लड़की हूं। ऐसा कोई मर्द नहीं जिसे मैं हासिल ना कर सकूं। अपनी बेटी को जोश में वापस आते देख सोंग शुफेन ने अपना शातिर प्लान बताना शुरू किया। तुम कल सुबह हॉलवे में जाकर अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना, और याद रखना, बिल्कुल क्यूट और इनोसेंट बनकर जाना। वो लड़का सू वानरू के मैच्योर और हॉट लुक्स से बहुत जल्दी बोर हो जाएगा। तब उसे तुम्हारे जैसे 2D एनिमे वाले क्यूट और मासूम लुक्स पक्का पसंद आएंगे। उधर हमारे घर में सू वानरू ढेर सारे लजीज पकवानों से सजे टेबल के पास खड़ी होकर प्यार से बोली, पतिदेव, खाना तैयार है। तभी शू आंटी ने उसे डांटते हुए कहा, तुमने अभी तक ना तो उनकी प्लेट में चावल परोसे हैं और ना ही ग्लास में शराब डाली है, और बस सीधा उन्हें खाने के लिए बुला लिया। अगर तुम इसी तरह अपने पति की देखभाल करोगी तो 3 दिन के अंदर वो तुम्हें घर से निकाल देंगे। अपनी माँ से बुरी तरह डांट खाने के बाद वानरू हड़बड़ाते हुए तुरंत मेरे लिए एक कटोरा चावल निकाला और ग्लास में रेड वाइन डाल दी। लेकिन आंटी ने फिर से टोक दिया, तुम भी ना, इतने सारे चावल देखकर क्या किसी का भी खाने का मन करेगा? अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो क्या वो ये सब खा पाता? ये सारा नज़ारा मेरे सामने चल रहा था। भले ही मैं एक मॉडर्न दुनिया में था, लेकिन मुझे बिल्कुल किसी राजा महाराजा वाली फीलिंग आ रही थी। शू सू मेई ने मेन कुर्सी को पीछे खींचा और मुझे बैठने का इशारा किया। मैंने भी बिना कोई नखरा किए इस नई सिस्टम और दुनिया के मजे लेने शुरू कर दिए। उस शानदार रोजवुड के डाइनिंग टेबल पर एक तरफ सिचुआन स्टाइल की स्पाइसी क्रॉफिश रखी थी, जिसकी खुशबू से ही मेरे मुंह में पानी आ रहा था, और दूसरी तरफ स्कैलियन रोस्टेड सी कुकम्बर रखा था, जिसकी गहरी और मसालेदार महक पूरे कमरे में फैल रही थी। ये सब देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा था। मैंने सामने रखी 60 साल पुरानी माउटाई शराब की खुशबू को इग्नोर किया और सीधा चॉपस्टिक्स उठाकर खाना शुरू कर दिया। इसका टेस्ट सच में लाजवाब था। मैं तो खाने के मजे ले रहा था, लेकिन पास खड़ी जू शू मेई और सू वानरू की धड़कनें तेज हो रखी थी। खासकर वानरू की हालत खराब थी। वो डर रही थी कि अगर मैंने खाने को लेकर जरा सा भी मुंह बनाया तो उसकी तो शामत आ जाएगी।
जब उन्होंने देखा कि मैं बड़े चाव से खाना खा रहा हूं, तो उन दोनों ने एक साथ चैन की सांस ली। खाना खत्म होने के बाद जू शू मेई ने अपनी बेटी को बर्तन समेटते देखा और मन ही मन अपना सिर पीट लिया कि ये लड़की कितनी बेवकूफ़ है। उसने कहा, काफ़ी रात हो चुकी है, तुम जल्दी जाओ और जियांग चेन को नहलाने की तैयारी करो। और हाँ, चेक कर लेना कि घर में कौन सा एसेंशियल ऑयल रखा है। अगर नहीं है तो तुरंत फ़ोन से ऑर्डर करो ताकि डिलीवरी वाला जल्दी ले आए। ये सुनते ही वानरू चौंकी, अरे हाँ, मैं तो ये भूल ही गई थी। जियांग चेन की औरत होने के नाते मेरी मसाज स्किल्स बाहर की किसी भी प्रोफेशनल स्पा वाली से ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, ताकि मेरा आदमी कभी बाहर किसी और के पास ना जाए। वानरू ने पूछा, माँ तो आज आप कहाँ सोएंगी? माँ ने जवाब दिया, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं कहीं भी सो जाऊंगी, लेकिन यहाँ बिल्कुल नहीं। तुम अपना टाइम बर्बाद मत करो और जल्दी जाकर जियांग चेन की सेवा करो। थोड़ी ही देर बाद वानरू लाल चेहरे के साथ मेरे पास आई और मुझे अपने साथ चलने का इशारा किया। मैं भी कहाँ पीछे हटने वाला था। मैंने खुशी खुशी उसका इनवाइट एक्सेप्ट कर लिया। पता नहीं कितना टाइम बीत गया था, वानरू का पूरा शरीर थकान से चकनाचूर हो रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सब इतना थका देने वाला काम हो सकता है। अगले दिन सुबह 11:30 बजे वानरू मेरी बाहों में बाहें डालकर मुझे अपने साथ कंपनी ले जाने के लिए तैयार थी। वो अपना डायरेक्टर का रुतबा वापस छीनना चाहती थी और साथ ही पूरी कंपनी को दिखाना चाहती थी कि उसका पति कितना शानदार और परफेक्ट है। अचानक वानरू के पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द उठा। ऐसा लग रहा था कि कल रात में कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड हो गया था और मैंने वानरू के कमज़ोर स्टैमिना का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा था। जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला, सामने सॉन्ग युतांग एक योगा मैट पर लेटकर पूरी लगन से स्ट्रेचिंग कर रही थी। उसका हर एक पोज पूरी तरह से जवानी के जोश और क्यूटनेस से भरा हुआ था। उसे देखते ही वानरू गुस्से से दांत पीसने लगी। उसे पूरा शक हो गया था कि ये चुड़ैल जानबूझकर उसके पति को लाइन मारने आई है, लेकिन वो मेरे सामने तमाशा खड़ा नहीं कर सकती थी। वो मुझे अपना गुस्से वाला जंगली रूप नहीं दिखाना चाहती थी। वानरू ने मीठी स्माइल देते हुए प्यार से कहा, क्या बात है छोटी बहन, तुम यहाँ हॉलवे में स्ट्रेचिंग कर रही हो? फिगर काफ़ी अच्छा मेंटेन किया है। युटांग ने वानरू को पूरी तरह से इग्नोर मार दिया और अपनी उंगली से अपनी टांग की तरफ इशारा करते हुए कहा, बड़े भैया, मेरी टांग में यहाँ बहुत खिंचाव हो रहा है, क्या आप प्लीज़ यहाँ आकर मेरी थोड़ी सी मसाज कर देंगे? युटांग को देखते ही मुझे समझ आ गया था कि ये उन एनिमे वाली लड़कियों जैसी है जो दिमाग तो बहुत लगाती हैं, लेकिन असल में बड़ी बेवकूफ़ और मासूम होती है। मैंने उसे सीधा कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि बगल में खड़ी वानरू से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या मुझे उसे स्ट्रेचिंग में मदद करनी चाहिए? वानरू खुशी से फूलकर कुप्पा हो गई। उसने सोचा, मेरा पति मुझसे मेरी राय मांग रहा है। ये सच में कितना रोमांटिक है। अगर इसकी जगह कोई और लड़का होता तो वो कब का अपनी पत्नी को कूड़ेदान में फेंककर इस लड़की के पास पहुंच गया होता। लेकिन जैंग चेन बिल्कुल अलग है। वो मेरी फीलिंग्स की कदर करता है। ये सोचकर वानरू के अंदर मना करने की हिम्मत ही नहीं बची। अगर वो मना करती तो मैं उसे एक छोटी सोच वाली और जलनखोर औरत समझता, और ऊपर से वो थी तो बस एक कॉन्क्यूबाइन ही, और कॉन्क्यूबाइंस के पास अपने पति को किसी और औरत को देखने से रोकने का कोई हक नहीं होता। भले ही वो अंदर से बुरी तरह जल भुन रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल चिपका ली। उसने कहा, लगता है युतांग ज्यादा थक गई है, पतिदेव आप जाकर उसकी मदद कर दीजिए। युतांग मन ही मन खुश होने लगी। मम्मी का प्लान सच में काम कर गया। बस थोड़ा सा इंतजार, जैसे ही ये हद से ज्यादा हैंडसम भैया मेरे पास झुकेंगे और मेरी सॉफ्ट स्किन को फील करेंगे तो शादी का प्रपोजल बस कुछ ही दूर होगा, और तब मैं इनकी मेन ऑफिशियल वाइफ बन जाऊंगी। फिर ये बूढ़ी और बदसूरत वानरू सिर्फ एक मामूली कॉन्क्यूबाइन बनकर रह जाएगी। मैं उससे रोज अपने पैर दबवाऊंगी, उसे अपने जूतों के नीचे रखूंगी और अपनी माँ का पूरा बदला लूंगी। युतांग दर्द का नाटक करते हुए बोली, आउच, बड़े भैया यहीं पर बहुत दर्द हो रहा है। वो इतनी एक्साइटेड थी कि उसने अपनी सांसें रोक लीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैंने उसकी स्किन को हाथ तक नहीं लगाया, बल्कि मैंने उसके नीचे बिछे योगा मैट को कसकर पकड़ लिया, और अगले ही सेकंड मैंने उस योगा मैट को एक झटके में पीछे की तरफ खींच लिया। युतांग धड़ाम से मैट पर गिर पड़ी और उसकी हालत खराब हो गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, आउच, भैया आप ये क्या कर रहे हैं? वानरू भी ये देखकर पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई। वानरू ने सोचा, ये क्या हो रहा है? कहीं मेरा पति इतना उतावला तो नहीं हो गया कि वो इसे यहीं हॉलवे में ही निपटाने वाला है? ये कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं हो गया? लेकिन ये भी सच है कि हर मर्द को हमेशा नया माल ही पसंद आता है। मैंने युतांग को मैट समेत घसीटते हुए फ्लैट 2502 के दरवाजे तक पहुंचा दिया। फिर मैंने पीछे खुले हुए लिफ्ट के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए उसे सेफ्टी का ज्ञान देना शुरू किया। तुम लिफ्ट का रास्ता रोक कर बैठी थी, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इतना बोलने के बाद मैं वापस वानरू के पास गया और उसे बड़े प्यार से अपनी बाहों में उठा लिया। वानरू को ऐसा लगा जैसे दुनिया भर की खुशियां उसे मिल गई हों और उसकी सारी टेंशन छू मंतर हो गई। उसने अपने हाथ मेरी गर्दन में डाल लिए और अपना चेहरा मेरे चौड़े सीने में छुपा लिया। युतांग गुस्से से थरथर कांप रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक आदमी होने के बावजूद मेरा सेल्फ कंट्रोल इतना तगड़ा कैसे हो सकता है।
जब हम हुआंगपू रिवर के पास वाली बिल्डिंग के अंडरग्राउंड बेसमेंट में पहुंचे तो वहां की अमीरी सच में पागल कर देने वाली थी। मैं मुश्किल से 100 मीटर भी नहीं चला था और मैंने वहां 3 मेबैक और 5 रोल्स रॉयस गाड़ियां खड़ी देख लीं। लेकिन जब मैं वानरू की पार्किंग स्पेस के पास पहुंचा तो मैं हक्का बक्का रह गया। वानरू एक छोटी सी खटारा ईवी कार चलाती थी जिसकी कीमत 1 लाख से भी कम थी। सोचो उसकी एक दिन की सैलरी भी इस कार से कहीं ज्यादा थी। मैंने हैरानी से पूछा, क्या तुम्हारी साल की कमाई 5 मिलियन नहीं है? फिर तुम ये डिब्बा क्यों चला रही हो? पैसे बचाने के लिए। मुझे वानरू का पैसा खर्च करने का लॉजिक कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेकअप, कपड़े, बैग्स और यहाँ तक कि उसकी स्टॉकिंग्स भी एकदम टॉप ब्रांड की होती थी। तो फिर कार के मामले में इतनी कंजूसी क्यों? मैंने कहा, इंसान पैसे बचाने के बाद उसे खर्च ही तो करता है ना। अगर तुम एक अच्छी गाड़ी खरीदोगी तो तुम्हारी सेफ्टी भी बढ़ेगी। वानरू ने प्यार से कहा, पतिदेव, मैं आपको सच बताती हूँ, आप प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा। असल में मैं वो सारे पैसे अपने दहेज के लिए बचा रही थी। ये सुनते ही मेरा दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ गया। तो इस सारी कंजूसी का असली जिम्मेदार मैं खुद था। सच कहूं तो आजकल लड़कियां एक लड़के से शादी करने के चक्कर में पूरी तरह से कंगाल हो रही हैं। मैंने प्यार से कहा, तुम्हें कौन सी कार पसंद है? बताओ, मैं तुम्हारे लिए खरीदूंगा। वानरू ने मना करते हुए कहा, अरे नहीं पतिदेव, आप मेरे ऊपर अपने पैसे बिल्कुल खर्च मत कीजिए। अगर एक औरत अपने आदमी से पैसे खर्च करवाती है तो ये बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। आज हाईफाई फाइनेंशियल कंपनी की सालाना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी। जो डायरेक्टर्स पूरे साल अपनी आज़ादी के मजे लेते रहते थे, उन्हें भी आज की इस मीटिंग में शामिल होने के लिए वापस शहर लौटना पड़ा था। मीटिंग में बैठने वाले लोग कम से कम वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट वाले थे। वानरू जैसे मिडिल मैनेजमेंट वालों को मीटिंग में बैठने की परमिशन तो नहीं थी, लेकिन उन्हें स्टैंड बाय पर रहना पड़ता था। वानरू ने मुझसे कहा, पतिदेव, आज का दिन थोड़ा अलग है। कंपनी पहुंचने के बाद आप प्लीज मेरे केबिन में ही रुकिएगा।